मेजर कॉज कौन कौन सी मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक्नी हो सकती है? अच्छा, एक्नी जो है वो बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है और इसके अच्छा। मल्टीपल कॉजेज़ हैं। हाँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस डाइट है। ये रूट कॉज तो नहीं है एक्नी का, लेकिन डेफिनेटली एक ट्रिगर ज़रूर है एक्नी का। हुँ। ऐसी फूड जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है या जिनमें शुगर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मेकअप बाय करने से पहले देखना चाहिए कि उनकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं दे मस्ट बी नॉन कॉमेडोजेनिक, और अच्छा। कि उनकी जो फाउंडेशंस हैं वो वाटर बेस्ड होनी चाहिए। एक जो पेशेंट है आम, उसको क्या डॉक्टर को किस स्टेज पे जाके कंसल्ट करना चाहिए? ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 4 टू 6 वीक्स तो एक विजिबल इम्प्रूवमेंट में लग जाते हैं। एटलीस्ट आपको 3 टू 6 मंथ्स जो है वो कोर्स करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान चैनल। और आज एक नई एपिसोड के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज एक नहायत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा सीरियस किस्म का टॉपिक लेकर हम आज आए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक इशू क्रिएट करता है। और आज की नौजवान भी और बड़े उम्र के लोग भी इस डिज़ीज़ के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। और बड़ा मुश्किल है इस डिज़ीज़ के साथ फ़ाइट करना, और बड़ा इसमें मुश्किलात पेश आती हैं। और अक्सर हमें लोग अपने क्वेश्चंस और भेजते हैं कि हमें किसी ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट से मिलवाएं जो कि हमें हेल्प आउट कर सके, हमारी इस डिज़ीज़ से जान छुड़ा सकें। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फ़रहीन हसन को, जो कि एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और मेयो हॉस्पिटल लाहौर में शी इज़ डूइंग डर्माटोलॉजी प्रैक्टिस, और प्राइवेटली भी वो लाहौर में कई क्लिनिक्स में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो आज उनसे बात करते हैं एक्नी के बारे में। जी, एक्नी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि अक्सर नौजवानी के दौर में लोगों को होती है, और फिर थ्रू आउट द लाइफ अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो थ्रू आउट द लाइफ चलती है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इससे जो हो जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन को देखें, अगर चेहरे पे एक्नी की इश्यूज़ हो जाएँ तो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। इसी तरह मर्द हज़रात के लिए भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे एक्नी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम डिटेल से एक डिस्कशन करेंगे डॉक्टर फ़रहीन से, और उनसे पूछेंगे कि एक्नी क्या होती है, क्यों होती है, और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम बड़ा सुनते हैं एक्नी के बारे में, और अक्सर आम ज़ुबान में तो ये कहते हैं ना, पिंपल्स हो गए, दाने निकल आए। ठीक है ना? एक्नी हमें बताइएगा कि एक्नी होती क्या है? अच्छा, नेचुरली जो है ना हमारी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। अच्छा। इन स्पेशियस ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो बेसिकली ऑयल की प्रोटेक्शन है। इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है। लेकिन जो एक्नी प्रोन पीपल होते हैं उनके अंदर ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं या हाइपर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। सेकेंड ये कि हमारी स्किन जो है नॉर्मली डेड सेल्स जो है वो बड़ा स्मूथली शट ऑफ कर रही होती है, लेकिन इस तरह से जो ये एक्नी वाले पीपल होते हैं इनमें चूँकि सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये डेड सेल्स स्टिक कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ डेड ऑयल प्रोडक्शन उनके साथ स्टिक करके ये एक प्लग बना देते हैं, और ये हुँ, प्लग जो है हुँ। बेसिकली हमारी स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और इस तरह से हमें फेस के ऊपर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर पिंपल्स जो है वो हमें नज़र आते हैं। जब ये पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं तो एक बिल्कुल ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आते हैं अच्छा। वहाँ पे, एक इन्फेक्शन और सो कॉल्ड इन्फ्लेमेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ओके। इसकी वजह से हमें जो है वो बेसिकली एक्नी जो है वो नज़र आ रही होती है फेस पे, पिंपल्स की फॉर्म में, वाइट हेड या ब्लैक हेड्स की फॉर्म में। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक आम जो इंसान है उसको आप बताइएगा कि मेजरली जो है क्या कॉज़ है, एक मेजर कॉज़ कौन-कौन सी मेजर कॉज़ेज़ हैं जिसकी वजह से एक्नी हो सकती है? अच्छा, एक्नी जो है वो बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है और इसके अच्छा। मल्टीपल कॉजेज़ हैं। हाँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। हम यूजुअली देखते हैं कि टीन एज के अंदर एक्नी ज़्यादा होती है, जी, क्योंकि जी, जी, जी। प्यूबर्टी के अंदर जो है वो एक हार्मोन्स का एक सर्ज आ रहा होता है। जी। बोथ मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो है वो एंड्रोजन या जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनके लेवल्स जो हैं वो राइज कर रहे होते हैं, और इन हार्मोन्स के इंक्रीज होने की वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये भी हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं, ओके। और इसकी वजह से फिर अगेन एक एक्सेस ऑयल की प्रोडक्शन होती है और दैट लीड्स टू एक्नी ब्रेकआउट। इसके अलावा इसमें जेनेटिक्स का रोल भी है। इसके अलावा आपकी डाइटरी हैबिट्स वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक्नी कॉज करने में, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और
स्ट्रेस का लेवल भी मैटर करता है इसके हुँ, अंदर। हुँ, हुँ, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि ओवर द काउंटर जो लोग स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट एनी राइट प्रिस्क्रिप्शन, और जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आप सीरम्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें मोस्टली जो है वो जी, जी। स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ये भी एक एक्ने कॉजेज़ की। को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल से, ताकि लोगों को पता चले कि उन कॉजेज़ की वजह से एक्ने हो रही है, उस पे काम कर सकें। आप डाइट की अगर हम बात करते हैं, डाइट किस हद तक रोल प्ले करती है? नॉर्मली ये बिलीव किया जाता है कि जो एक्ने जो है वो ऑयली स्किन वाले लोगों को होती है, और आप ज़्यादा ऑयली खाने खाते हैं या इस तरह के खाने खाते हैं, उसकी वजह से एक्ने होती है। ये किस हद तक सही है? अच्छा, जो डाइट है ये रूट कॉज तो नहीं है एक्ने का, लेकिन डेफिनेटली ये एक ट्रिगर ज़रूर है एक्ने का। हुँ, हुँ। ऐसी फूड जिनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, या जिनमें शुगर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा। जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है या बेकरी आइटम्स हैं जिस तरह से, और एक्सेस ऑफ अगर लोग कैंडीज़ ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, स्पेशली मिल्क चॉकलेट या कोई स्किम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से आप बर्गर्स पिज़्ज़ाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्ने जो है वो आपकी ट्रिगर होती है। हुँ। और अगर उसमें बात करें हम, अभी आपने ज़िक्र किया कि टीन एज में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, तो हार्मोन्स का किस हद तक रोल है? क्या टीनेज के बाद भी एक्ने हो सकती है किसी को? यस, एज एक्नी हैज़ नो एज लिमिट ना। अच्छा। एक्नी कैन इफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, ये अडल्ट मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। आजकल जो हमारी सोसाइटी में सबसे कॉमन इशू देखने में आ रहा है वो पीसीओएस हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हुँ, कहते हुँ। हैं। इट्स अ काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। जी। अगर किसी भी फीमेल पेशेंट को एक्नी के साथ फेस पे एक्सेस हेयर आ रहे हैं, या उसका वेट गेन हो रहा है, या फिर उसकी पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ रही है, तो शी मस्ट कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि ये इंडिकेट करता है अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस को। ठीक है, और आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया था जो बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं और सेल्फ मेडिकेशन जो अक्सर ख़वातीन करती हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीमें और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें किस हद तक, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं मेकअप में और स्किन केयर में, जिससे एक्ने हो सकती है? अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया है। हमारा जो सोशल मीडिया है ना, ये बेसिकली एक बड़ा फ्लॉलेस और फ़िल्टर्ड स्किन को प्रमोट कर रहा होता है, और जी, लोग इससे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, और ओवर द ग्लास स्किन का काउंटर कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल है। ग्लास और कोरियन स्किन के चक्कर में वो जी। बहुत सारी जो है ना वो इस तरह से वाइटनिंग क्रीम्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और हुँ। बहुत और भी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। तो इन सारी वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर फार्मूला क्रीम या रंगोरा करने वाली जो क्रीमें हैं, जी, इनके जी। अंदर मोस्टली के अंदर जो है इनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, जो हुँ। कि एक्ने कॉज करते हैं। इसके अलावा मेकअप में अगर जो लोग हेवी फाउंडेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और हेवी ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस, क्रीम्स या ऑयल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी जो है वो एक्ने तो होने के वो चांसेस उनको ज़्यादा कोई होते कैसे हैं। मेकअप मार्केट में मिलते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये सूटेबल हैं फॉर एक्ने जी, प्रोन जी, स्किन? बिल्कुल। जो एक्ने प्रोन इंडिविजुअल्स हैं, उनको मेकअप बाय करने से पहले देखना चाहिए कि उनकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं दे मस्ट बी नॉन कॉमेडोजेनिक, और अच्छा। अगर उनकी जो फाउंडेशंस हैं वो वाटर बेस्ड होनी चाहिए, उसमें हेवी ऑयल नहीं होना ओके। चाहिए। और इसके अलावा एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपके हाँ, मेकअप ब्रशेज़ जो हैं वो डर्टी नहीं होने चाहिए। तो ये हाँ, सारे हाँ। फैक्टर्स हैं जो कि एक्ने को ट्रिगर करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इस पे थोड़ी-सी टाइप्स हमें बताइएगा, एक्ने ये कितने किस्म की होती है, आम तौर पे जो आपकी प्रैक्टिस में देखने में आता? अच्छा, कुछ लोगों को जस्ट वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं फेस के अच्छा, ऊपर। इनको हम कॉमेडोनल एक्नी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ लोगों में जस्ट फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं, थोड़े रेशे वाले दाने होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल रेड और इन्फ्लेम्ड स्किन होती है, और मोटे मोटे रेशे वाले दाने, और जो बहुत पेनफुल होते हैं, डीप होते हैं, तो इनको हम नोडुलोसिस्टिक एक्नी के अंदर कैटेगराइज करते हुँ, हैं। हुँ। तो ये जो आपका डर्माटोलॉजिस्ट है वही आपकी एक्नी की टाइप को जो है हम वो हमें आइडेंटिफाई कैसे करता है। पता चलेगा कि ये माइल्ड एक्नी है, सीवियर एक्नी है? कैसे उसको असेस करेंगे? कि डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकता है या हम खुद भी असेस कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस है, आप हुँ, इन्फ्लेमेशन है, और आपके चेहरे के ऊपर बहुत मोटे-मोटे रेशे वाले दाने बने हुए हैं, डीप हैं, पेनफुल हैं, तो इट्स अ काइंड हुँ, ऑफ स्वेयर एक्नी। हुँ। और स्वेयर एक्नी यूजुअली जो है, अगर हम मेल्स की बात करें, तो वो अंडरलाइंग जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर या हार्मोनल इम्बैलेंस को शो कर रही होती है। सही। इस तरह फीमेल्स के अंदर भी अगर इस तरह से नोड्यूल्स हैं, या जिन्हें हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में नोडुलोसिस्टिक एक्नी भी कहते हैं, अगर ये है, और हुँ, साथ में उसको अंडरलाइंग जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हुँ। एक्सेस हेयर का इशू है, चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बालों का जी, आना जी, जी, है, जी। या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ उनको फेस करना पड़ रही हैं, या इसके अलावा हेयर फॉल भी एक्सेस में हो रहा है और वेट गेन हो रहा है,
तो ये भी इन कंडीशंस के अंदर भी जो है तो क्या डर्मेटोलॉजिस्ट को सीक करना जी चाहिए। एक जो पेशेंट है आम, उसको क्या डॉक्टर को किस स्टेज पे जाके कंसल्ट करना चाहिए? क्या वो सीवियर एक्नी हो तो जाना चाहिए, या उसको थोड़े बहुत ही माइल्ड चीज़ें हों, ब्लैक हेड्स हों, वाइट हेड्स हों, तभी चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, एक्नी एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें अर्ली पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा। जब आप अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करते तो आपको पिगमेंटेशन और स्कारिंग के इश्यूज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो जितना हुँ। अर्ली आप ट्रीटमेंट सीख करेंगे उतना ही जल्द आप प्रिवेंट कर सकते हैं पिगमेंटेशन को और स्कारिंग को। तो ओके। इवन इफ़ यू हैव अ माइल्ड एक्नी, आपको जो है वो कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को। आपको सीवियर एक्नी का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद सही। में स्किन पे लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाते हैं और फिर उसको ट्रीट करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। हुँ। अच्छा, तो आपने बता दी डिफरेंट टाइप्स की जो एक्नी होती है। अब आते हैं इसकी कोई ट्रीटमेंट कैसी अवेलेबल है आप के उसमें प्रैक्टिस के अंदर? क्या सबसे फर्स्ट स्टेप पे आप लोग क्या पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, कोई पेशेंट रिपोर्ट करता है? अच्छा, एक्नी के लिए चूँकि एक मेडिकल कंडीशन है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हम टॉपिकल मेडिकेशन भी देते हैं, ओरल भी। लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं और खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। मोस्टली हम इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी अगेन हम टॉपिकल भी दे रहे होते हैं जी। और खाने के लिए भी दे रहे होते हैं। जी। एंड सेकंड, रेटिनॉइड्स। आई मस्ट से हुँ। कि रेटिनॉइड्स दे आर द बैकबोन ऑफ एक्नी ट्रीटमेंट। अच्छा। रेटिनॉइड्स दे आर जस्ट अ वंडरफुल ड्रग और इनका हुँ। बहुत अच्छा रोल है। लेकिन हुँ। अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि रेटिनॉइड्स भी जो हैं वो भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन के बाद ही बाद दे यूज़ करें, सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रेटिनॉल सीरम्स जो हैं वो मैं देख रही होती हूँ कि सोशल मीडिया पे उनकी भी बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई होती है, और सब सीरम्स जो हैं वो आपकी स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि या तो इनके अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन होती है जो कि इफ़ेक्ट ही नहीं करती है, या फिर बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है। वो डॉक्टर फ़रहीन, आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया कि एंटीबायोटिक्स और रेटिनॉइड्स का ज़्यादा रोल है, आप लोग यूज़ करते हैं ओरल भी और टॉपिकल भी। मुझे ये जानना था कि लोगों को कि कितना कम से कम ड्यूरेशन होता है इन ट्रीटमेंट्स का, क्योंकि आम तौर पे सुनने में आता है जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे बड़ा टाइम लगेगा, एक्नी इज़ नॉट इजीली क्योरेबल, तो वो 6-6 महीने साल के बताते हैं, और सम टाइम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते उस पूरी रूटीन को, और दरमियान में कोर्स छोड़ देते हैं, दरमियान में चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर वो एक्नी जो एग्जेजरेट हो जाती है। तो इसके बारे में बताइएगा कि शॉर्ट टर्म कितना कोर्स हो सकता है और लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है? अच्छा, इसमें जो है एटलीस्ट 3 टू 6 मंथ्स जो है ना वो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 4 टू 6 वीक्स तो एक विजिबल इम्प्रूवमेंट में लग जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 टू 6 मंथ्स जो है वो कोर्स करना पड़ता है, हुँ, और हुँ। उसके बाद भी कुछ मेंटेनेंस में हम ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट को, अच्छा, तो एटलीस्ट आपको 3 टू 6 मंथ्स रिक्वायर होते हैं। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, एक्ने जो है ना उसमें जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो पेशेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि व्हाइल टेकिंग ट्रीटमेंट यू मस्ट शो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ना। हुँ, हुँ। और इवन पिगमेंटेशन जो है वो भी बहुत स्लोली फेड होती है, जो एक्ने के बाद डार्क स्पॉट्स आपके आ जाते हैं अच्छा, उसको भी आजकल बहुत बहुत ज़्यादा। सारी ट्रीटमेंट्स भी तो आ गई हैं ना, बहुत सारे प्रोसीजर्स और चीज़ें, फिर अब एस्थेटिक का भी पूरा एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, तो केमिकल पील्स भी होती हैं और लेज़र्स भी होते हैं। इनका किस हद तक रोल है ट्रीटमेंट के अंदर एक्ने की? अच्छा, जो एक्टिव एक्नी है उसको तो हम यूजुअली अपनी मेडिकेशन से ही कंट्रोल करते हैं, अच्छा। लेकिन एक्नी के बाद जो डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन पे बन जाते हैं उनके लिए हम केमिकल पील्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ग्लाइकोलिक एसिड पील या लैक्टिक एसिड पील इस तरह की पील्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी को कोमेडोनल एक्नी है तो उसमें हम सैलिसिलिक एसिड पील यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम माइक्रोनीडलिंग विद पीआरपी, ये भी एक ऑप्शन है एक्नी स्कार्स को ट्रीट करने के लिए। हुँ, हुँ। और हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स भी यूज़ करते हैं। कॉमनली जो है हम फ्रैक्शनल CO2 लेज़र वो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्कार्स के ऊपर, और स्कार्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ लोगों को हाँ, स्कार्स पे भी आते हैं। ये स्कार्स क्यों डेवलप हो जाते हैं? कुछ लोगों को एक्नी होती है, सही हो गई, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन कुछ लोगों को एक्नी होती है, एक भी पिंपल निकलता है, वो स्कार बन जाता है। ये क्या, ये कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है या कोई और इसमें अंडरलाइंग कॉज़ क्या है इसकी? अच्छा, कुछ लोगों को जो है पिंपल्स को ना पॉप अप करने की हुँ, बहुत हुँ, आदत हुँ। होती है, वो पिक कर रहे होते हैं, स्क्वीज़ कर रहे होते हैं, तो हाँ, इससे भी जो है ना एक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, पिगमेंटेशन का रिस्क बढ़ता है, और स्कार होने के चांसेस इन लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि पिंपल आप पॉप अप ना करें। जो है इनको पॉप अप ना करें, इनके साथ कोई छेड़खानी ना करें, सही। और अर्ली पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है ना वो आप सीक करें। जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट सीक करेंगे उतना ही आप जो है वो डार्क स्पॉट्स और स्कारिंग से जो है वो बच जाएंगे। और इसमें आई मीन कि जो स्कार्स हैं कि ज़्यादातर फेस पे ही होते हैं, ज़्यादातर देखने में आया, या और भी बॉडी पार्ट्स पे ये हो सकते हैं?
एक्नी जो है जो सिर्फ फेस पे नहीं आती, ये जो आपके बॉडी के बाकी डिफरेंट। पार्ट्स पे भी आ सकती है, जी जैसे जी। फ्रंट ऑफ चेस्ट पे आ सकती है और बैक पे भी आ बैक पे। सकती है। ये भी हमारे एक्नी प्रोन एरियाज हैं, यहाँ पे भी आपको कॉमिडॉन्स और स्कार्स जो हैं वो मिल सकते हैं। बिल्कुल। बैक के ऊपर जो स्कार्स होते हैं और इन फेस के ऊपर, ये कौन से ट्रीट करने इजी होते हैं, कौन से मुश्किल होते हैं, कि सबका एक जैसा जो है वो होता है? स्कार्स के लिए हम यूजुअली लेज़र्स ही कर रहे होते अच्छा। हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र या फिर एर्बियम जैग लेज़र, इस तरह के लेज़र्स यूज़ कर रहे हम्म। होते हैं, और हम कुछ टॉपिकल मेडिकेशन भी पेशेंट को साथ एडवाइस कर रहे होते सो हैं। इज इट ट्रीटेबल? स्कार्स आर ट्रीटेबल? स्कार्स आर ट्रीटेबल बट दे डोंट डिसअपियर 100%। अच्छा। ठीक है, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल उस तरह से नहीं होती। इवन विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी आप 70 to 80% जो है वो स्कार्स को ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन 100% जो है वो स्कार्स को ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम्म। अच्छा, इस पे बात करते हैं अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर। और कि आजकल आपको पता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, स्वेटिंग नहीं है। और पहले तो होता है ना, स्वेटिंग होती है, आप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी बहुत फैट्स बर्न हो जाती हैं। क्या इसका भी रोल है एक्नी की एग्जेजरेट होने में? यस, डेफिनेटली लाइफस्टाइल का रोल है इसमें। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि फूड जो है जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी। इसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है, वो वाली फूड हमें नहीं लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज डेफिनेटली हमें करनी चाहिए। और वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हमारा जो वाटर इनटेक इट मस्ट बी एडिक्वेट, एंड स्लीप बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छी नींद लें, अच्छी खुराक लें, स्ट्रेस फ्री रहें, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ओवरऑल जो है वो हम्म। कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर फरीन, सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। अक्सर जो ख़वातीन हैं वो पूछती हैं, स्पेशली जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, कि उनको डेली क्या स्किन केयर रूटीन अपनानी चाहिए जिससे उनकी बेहतरी आ सके। अच्छा, मैं अपने एक्नी प्रोन पेशेंट्स जो होते हैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि वो अपना फेस वॉश करें एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ओके। विद सम गुड क्लिनजर। सही। इसके बाद आप जो है वो इस पर मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करें, और आपका जो अच्छा। मॉइस्चराइज़र है वो ऑयल फ्री होना चाहिए, वो ऑयल ओके। बेस्ड नहीं होना चाहिए। हम्म। देन आपने अपना सनस्क्रीन अप्लाई करना है, और सनस्क्रीन भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF उसका होना चाहिए, और उसको भी सीबम कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा जो है आप अपनी डाइट में जो है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और अपनी जो है वो ओके। प्रोसेस्ड और जंक फूड जो है वो अवॉइड करें। आपका हम्म। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, और आप स्ट्रेस फ्री रहें। ऑलराइट। स्ट्रेस पे आ जाते हैं फिर। लाइफस्टाइल के अंदर स्ट्रेस, आपको पता है कि बहुत बढ़ गया आजकल हमारी सोसाइटी में। एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेस इज़ देयर, फाइनेंशियल से लेके फैमिली स्ट्रेस, एवरीथिंग इज़ देयर, रिलेशनशिप स्ट्रेस भी जी देयर बिल्कुल। है। तो इसका क्या रोल है और क्यों रोल है? अच्छा, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट कॉज तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से चूंकि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है, और हम्म। कॉर्टिसोल इन रिटर्न जो है अगेन आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स की स्क्रीशंस को इंक्रीज करता है, आपका एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है, दैट लीड्स टू एक्नी ब्रेकआउट। अच्छा। सो आई मीन कि जिस पेशेंट को पहले से एक्नी है, अगर वो स्ट्रेस ले रहा है यस, तो तो वो उसकी फिर एक्नी जो है वो वर्सन हो वर्स जाएगी। वर्स हो जाएगी। एक्नी ठीक। वर्सन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेने से एक्नी पैदा हो जाएगी? नहीं, स्ट्रेस रूट कॉज नहीं है, लेकिन स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर जरूर करता है ट्रिगर एक्नी ज़रूर को। कर देता है। ऑलराइट। अच्छा, और मुझे सनस्क्रीन का बताइएगा कि क्या यूज़ करनी चाहिए? आपने भी खैर जी, जी, सजेस्ट तो बिल्कुल, किया। सनस्क्रीन आपको यूज़ करना चाहिए। एक्ने के बाद जो डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, तो सन एक्सपोज़र से वो पिगमेंटेशन जो है वो एनहांस हो जाती है। तो सनस्क्रीन जो है आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए, और आप इट मस्ट बी सीबम कंट्रोल। एक्नी की जो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे मुख्तलिफ, तो मुझे तो ऐसा समटाइम हम लोग देखते हैं कि जिनके फेस पे ज़्यादा एक्नी हो, स्कार्स हो, चीज़ें हो, वो सम मेंटल इश्यूज़ की तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अपने जो पेशेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस करती हैं आप कि हाउ दे शुड कोप अप विद दिस कंडीशन? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिन लोगों को एक्नी होती है, स्पेशली फीमेल्स, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली लो होता है। जी। वो सोशल इंटरेक्शंस को और पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, डिप्रेस होते हैं। हम्म। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि डोंट गेट डिप्रेस एंड डोंट हाइड योर फेस, इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन। आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, और अपने राइट मेडिकेशन यूज़ करें, तो सो इट आप कैन। इस इट यस। कैन बी ट्रीटेड, or it ओके। can be controlled for a long time. फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, इसका कोई ऐसा भी है कि कोई अंडरलाइंग और मेडिकल कंडीशन चल रही हो आपकी,
तो उसकी वजह से एक्नी भी हो सकती है, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आते हैं? जी, जी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पीसीओएस जो है ओके। वो बहुत कॉमन है। उसके साथ एक्नी बहुत सारे पेशेंट्स में देखने में आती है, जो कि काइंड हुँ। ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ख़वातीन का तो आपने ज़िक्र कर दिया कि अंडरलाइंग कंडीशन जैसे पीसीओएस हो सकता है, जिसकी वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा ख़वातीन में देखी जाती है। मर्दों में भी कोई ऐसी ऐसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन देखने में आती है जिसकी वजह से एक्नी होती है? जी, जी, मेल्स के अंदर भी जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो एक्नी कॉज़ करता है। अच्छा। अगर किसी भी मेल को बहुत सडन बर्स्ट हुआ है एक्नी का और सीवियर एक्नी है, फेस के ऊपर नोड्यूल्स बने हुए हैं, रेड और इन्फ्लेम्ड स्किन है, तो हुँ, उसको हुँ। सीक करना चाहिए अपने डॉक्टर को, क्योंकि अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर को इंडिकेट कर सकता है। इसमें हुँ, हुँ। यूजुअली जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। इसके अलावा मेल्स एथलीट्स स्पेशली जो है वो भी स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, मिसयूज़ कर रहे होते हैं स्टीरॉइड्स का, तो उनमें भी जो है वो एक्नी देखने को मिलती है। हुँ। अच्छा, आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि जो मोस्टली स्किन केयर है हमारी सोसाइटी के कल्चर के अंदर ज़्यादातर घरेलू टोटकों और इन चीज़ों पे या सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अक्सर ख़वातीन ने अपने भी नुस्खे बनाए होते हैं, जी, जी, जहाँ तक बिल्कुल। सुनने में आता है। हुँ। तो ये जो घरेलू सेल्फ मेडिकेशन है और टोटके हैं, इन चीज़ों पे आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी पेशेंट्स को, सुनने वालों को, कि किस हद तक रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उसको कैसे इससे अवॉइड किया जाए अगर है प्रॉब्लम? आई स्ट्रांगली डिस्करेज देयर यूज़। इनको ओके। बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए सेल्फ ओके। मेडिकेशन और होम रेमेडीज़ के ऊपर, क्योंकि जितने भी घरेलू टोटके हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली जो आपका स्किन का बैरियर फंक्शन है, ये उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, स्किन के बैरियर को ब्रीच कर रहे होते हैं, स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं और एक्नी इससे ज़्यादा वर्सन होती है। हुँ। तो जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेमन एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, गार्लिक है और मुल्तानी मिट्टी का मास्क बड़ा कॉमन है जी, हमारी जी। सोसाइटी में। तो ये सारे जो घरेलू टोटके हैं, ये एक्चुअली जो है वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, तो इन पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए और अपने डर्माटोलॉजिस्ट को सीक करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आखिर में हम चाहेंगे कि आप एडवाइस दें अपने सुनने वालों को, और जो कि स्पेशली फ़ीमेल पेशेंट्स हैं वो सुन रही हैं, उनको एक आखिर में आप जाते-जाते एडवाइस दें, ताकि वो इसको, इस जो बीमारी है इससे बेहतर तरीके से नंबरद आज़मा हो सकें। अच्छा, एक्नी पेशेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। ओके। राइट मेडिकेशन जो है वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर यूज़ करें, हुँ। और इसके अलावा वाइल ट्रीटमेंट दे मस्ट शो कंसिस्टेंसी एंड हुँ। पेशेंस, एंड डोंट हाइड योर फेस एंड डोंट गेट डिप्रेस। इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़रीन। आज नहायत ही आपने मुख्तसर और मुदल्लल बात की है एक्नी के ऊपर, और हमारे सुनने वालों को बड़ी अच्छी टिप्स दिए हैं और बताया है डिज़ीज़ के बारे में, और उनको हौसला भी दिया है कि ये ट्रीटेबल है, और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड कंसिस्टेंसी ये ट्रीट हो सकती है, और दे कैन लिव ए हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आज आपने डॉक्टर फ़रहीन से एक्नी के बारे में सुना, और उन्होंने नहायत डिटेल से बताया कि एक्नी क्या होती है, क्यों होती है, और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, और कैसे आप अपने लाइफस्टाइल और स्किन केयर रूटीन को अपना के अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं और एक्नी से फ्री कर सकते हैं। हम डॉक्टर फ़रहीन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हमारी वेबसाइट पे भी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें healthandlife.com.pk, और हमारे चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग।